हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस में। बच्चों, हमने चैप्टर पढ़ा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, कैसे हम दोनों में अंतर बता सकते हैं, भौतिक परिवर्तन के क्या क्या उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन के क्या क्या उदाहरण है, साथ ही क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन था, एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा की रिएक्शन थी, आयरन पर जंग लगने की प्रोसेस हो, ठीक है, कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच की जो रिएक्शन होती है, ये सभी हमने चैप्टर में कंप्लीट कर लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था। साथ ही जो हमारा आयरन है, मेटल है, ठीक है, तो आयरन मेटल को कैसे हम रस्टिंग की प्रोसेस से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो रस्ट कैसे लगता है ये हमने बात की थी, इसका फॉर्मूला क्या है, पूरी प्रोसेस कैसे कैसे होती है, ठीक है, जैसे एयर में एक्सपोज करने पर रस्टिंग की प्रोसेस होती है, ठीक। और कैसे हम इस प्रोसेस से, रस्टिंग की प्रोसेस जो है, हम बचा सकते हैं अपने आयरन मेटल को। तो इसके लिए हमने बात की थी गैल्वेनाइजेशन की, या मेटल का जो सरफेस है उसको पेंट करके या ग्रीस करके। तो कई सारे मेथड्स के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। तो चैप्टर को काफी डिटेल में हमने पढ़ लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने इसके कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस किए थे। आज हम इसके कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस और करेंगे, और साथ ही कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी चैप्टर के करेंगे। साथ साथ अगर चैप्टर में कोई टॉपिक रह गया है या आपको समझ में नहीं आया है कोई टॉपिक, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ टॉपिक को भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपके लिए इजी हो जाए और आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को, फिजिकल और केमिकल चेंज। एक बार आप देख लीजिए, काफी सारे क्वेश्चंस हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कर लिए थे, तो आप एक बार देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन देखना है, जो कि है द प्रोसेस ऑफ सॉलिड टर्निंग इनटू लिक्विड, यानी कि हाँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे थे, जो कि द प्रोसेस ऑफ सॉलिड टर्निंग इनटू लिक्विड इज, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में टर्न होने की जो प्रोसेस है, यानी कि कोई सब्सटेंस, यानी कि कोई पदार्थ जब अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है या चेंज होता है, उसे क्या कहा जाता है। जैसे हम बर्फ की बात करें, बर्फ ठोस अवस्था में होती है, फिर उसके बाद वो क्या हो जाती है, पानी में बदल जाती है। कैसे बदलती है, टेम्परेचर चेंज करने में तो बदलती है, लेकिन इसके अलावा ये जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, पिघलना बोलेंगे, है ना, कि वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही हम बच्चों, जैसे हमने अभी पढ़ा ना सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, तो ऐसे ही हम और प्रोसेसेस को, और यहाँ पर इंटर कन्वर्जन भी पढ़ते हैं, जो हम हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, क्लास 9th में, क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। तो वो क्या क्या है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से गैस में चेंज होना, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना, गैस से लिक्विड में चेंज होना, और गैस से सॉलिड तो होगा लेकिन सॉलिड से भी गैस होना। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस के बारे में हमने बात की थी, जहां पर जैसे कि देखो, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, देखो ये है सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, जैसे कि हमने कहा बर्फ से पानी बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, इस प्रोसेस को कहेंगे मेल्टिंग। वैसे ही पानी से वापस बर्फ भी बन सकती है, कैसे, पानी को जमा करके, है ना, फ्रीज करके, हो गई फ्रीजिंग। वैसे ही लिक्विड से गैस बन सकती है, कैसे, लिक्विड से गैस वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण। ठीक है,
अब गैस से वापस लिक्विड भी बन सकता है, बनता है ना, भाप से हम वापस पानी बना सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन यानी कि संघनन। ठीक। अब बच्चों गैस से हम सॉलिड बना सकते हैं, कैसे? डिपोजिशन से। ठीक है, डिपोजिशन वाली प्रोसेस से हम गैस से सॉलिड बना सकते हैं, और सॉलिड से भी हम गैस बना सकते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। जैसे कि आपने कपूर देखा होगा, कैम्फर देखा होगा, तो वो सॉलिड अवस्था में होता है ना, और अपने आप ही वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है जिसको हमने ट्रायंगल के शेप में बनाया है और सारी प्रोसेसेस को इसमें लिख दिया था। ठीक है, तो आप इसको नोट तो आपने कर ही लिया होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इम्पोर्टेंट। बाकी कुछ और क्वेश्चंस भी हमने किए थे, जैसे फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है इसके बारे में। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, यानी कि हमें बताना है कि रस्टिंग यानी कि जंग लगने की प्रक्रिया हमें समझाना है, और इसे रोका कैसे जाए, रोकने के उपाय भी हमें बताने हैं। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो चैप्टर में बच्चों बहुत डिटेल में हमने रस्टिंग के बारे में बात की थी कि रस्टिंग क्या है और कैसे हम रस्टिंग से किसी भी मेटल को बचा सकते हैं या आयरन को बचा सकते हैं। ठीक है, अब रस्टिंग की प्रोसेस है क्या, इसको समझते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई आयरन की एक रॉड है, क्या है ये, एक आयरन, क्या है ये, एक आयरन रॉड है। अब इस आयरन रॉड, ये जो आयरन रॉड है ना, ये ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में जब आती है तो इसमें एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आने लगती है। ठीक है, भूरे रंग की रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आने लगती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रस्ट। अब ये रस्ट ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में होता है, या हम सिंपली कहें मॉइस्ट एयर, यानी कि नमी वाली जो हवा होती है उससे भी रस्टिंग हो सकती है। ठीक है, उससे भी रस्टिंग होती है। तो ये रस्टिंग की प्रोसेस हो गई ऑक्सीजन और वाटर के साथ। तो आपने आमतौर पर देखा होगा, जैसे घर में हम लोहे की कढ़ाई का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब वो कढ़ाई लोहे से बनी हुई है। ठीक है, तो हम इसको धोते हैं, धोते समय ये पानी के और हवा के कांटेक्ट में तो हर टाइम रहती है, लेकिन धोते हैं जब इसको तो ये पानी के कांटेक्ट में आती है। ठीक है, पानी के कांटेक्ट में आती है, जब हम इसको सुखाने के लिए रखते हैं तो जब ये सूखने लगती है तो हमें उसके ऊपर क्या देखने को मिलता है, रेड रेड कलर का एक डिपोजिशन देखने को मिलता है ना, दिखता है रेड रेड कलर, रेड रेड कलर के छोटे छोटे छींटे हम कहें तो उसमें आ जाते हैं। तो वो जो रेड रेड कलर के छींटे हमारी कढ़ाई में आ जाते हैं वो क्या है, वही तो रस्ट है। धीरे धीरे क्या होता है, वो रस्ट फॉर्म होने लगता है। लेकिन घर वाली जो कढ़ाई है वो इतनी जल्दी खराब नहीं होती, क्योंकि हम उसको कंटिन्यू साफ करते रहते हैं, है ना, उसमें प्रॉपर खाना बनाते रहते हैं। या हम कई बार आपने देखा होगा कि हमारी जो मदर्स हैं वो क्या करती हैं, जैसे ही लोहे की कढ़ाई को धो दिया उसके तुरंत बाद उसको गैस पर रख करके उसको सुखा देते हैं, है ना, उसमें हल्का सा ऑयल लगा देते हैं, जिस वजह से कि आगे इसमें जो रस्टिंग की प्रोसेस है वो ना हो। ऐसा किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, ये जो रस्टिंग की प्रोसेस है, तो इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, कि जैसे कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा कि ये प्रोसेस क्या है, एक हार्मफुल चीज है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है, कैसी है, हार्मफुल है, हानिकारक है मेटल के लिए, क्योंकि इससे रस्ट से हमारे जो मेटल है वो जल्दी खराब होने लगते हैं। तो मेटल से, जैसे आपने देखा होगा पुराने जो ताले होते हैं, है ना, ताले होते हैं जो आयरन से बने हुए होते हैं, उनमें जब जंग लग जाता है तो वो अटक जाते हैं, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं रस्ट की वजह से। तो इस जो ये मेटल है इस पर रस्ट ना लगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए, तो पहले रस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। जंग लगना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि केमिकल चेंज है, जिसमें लोहा जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर आयरन ऑक्साइड, जिसको हम जंक कहते हैं, जंक बनाता है। ठीक है, तो इसे जंग कहा जाता है। अब इस जंग को रोका कैसे जाए, जंग लगने से कैसे रोक सकते हैं हम, देखो, अब हमने सिंपली पढ़ा क्या कि ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है ना।
अगर ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट ही ना कर पाए हमारा आयरन, तब तो आसानी से क्या हो जाएगा, हम इसको बचा सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस का नाम है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में होता क्या है कि हम क्या करते हैं, इस आयरन के बाहर से जिंक मेटल की एक लेयर लगा देते हैं, एक कोटिंग कर देते हैं। जैसे ये आयरन है अंदर वाला और इसके बाहर से ये कर दी हमने जिंक की कोटिंग। अब जिंक की कोटिंग की वजह से इस पर ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही एक्ट नहीं कर पाएंगे, दोनों इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और हमारा जो मेटल है वो सेफ रहेगा। तो ये हो गया हमारा जिंक मेटल की लेयरिंग, लेयरिंग ऑफ जिंक, जिंक Zn भी लिखते हैं, ZINC, जिंक मेटल। ठीक है, तो जिंक मेटल की लेयरिंग करने से ये क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन और वाटर है वो बाहर अब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, अंदर आयरन तक पहुंचेगा ही नहीं। और जिंक क्या करता है, अपने आप को सैक्रिफाइस भी कर देता है आयरन के लिए, आयरन को बचाने के लिए। इसलिए जिंक को बच्चों सैक्रिफिशियल मेटल भी कहा जाता है। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो गैल्वेनाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि जिंक को सैक्रिफिशियल मेटल क्यों कहा जाता है, कैसे वो अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर देता है अंदर का जो आयरन मेटल है उसको बचाने के लिए। ठीक है, इसीलिए जिंक की कोटिंग की जाती है। तो क्या सिर्फ जिंक की कोटिंग ही हम कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई मेथड है? बिल्कुल, और भी मेथड है, कई सारे मेथड्स हैं। जैसे कि लोहे की सतह पर पेंट करना, तो जो लोहा है उसके सरफेस पर हम क्या कर लें, पेंट कर लें। तो पेंट करने से भी क्या होगा कि जो मेटल है वो अंदर का सेफ रहेगा। तेल लगा दें या ग्रीस लगा दें, तेल ग्रीस लगाने से भी क्या होगा, मेटल जो है सेफ रहता है। या जिंक मेटल की परत चढ़ा दें, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन और इसका आंसर? चलिए बच्चों, नोट कर लीजिए अब आप इसे, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, यानी कि रासायनिक परिवर्तनों की विशेषता क्या है। ठीक है, चलिए, रासायनिक परिवर्तनों की विशेषता तो हमने देख ली थी कि यहाँ पर नया पदार्थ बनता है, अपरिवर्तनीय होते हैं, ऊष्मा प्रकाश या गैस उत्पन्न होता है, रंग या गंध में परिवर्तन हो सकता है। तो आपको होमवर्क दिया गया था कि आपको भौतिक परिवर्तन की विशेषताओं के बारे में लिखना है। तो आपने लिख लिया होगा, जैसे कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, सामान्यतः ये परिवर्तनीय होते हैं। जैसे कि बच्चों, हमने बर्फ को पिघला करके पानी बनाया, फिर पानी से वापस बर्फ बनाई जा सकती है। तो कैसे होते हैं ये, परिवर्ती, मतलब इनको रिवर्सिबल ये होते हैं, उल्टाया इन्हें जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऊष्मा प्रकाश या गैस उत्पन्न नहीं होती, रंग या गंध में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी भौतिक परिवर्तन की, तो जो आपको होमवर्क दिया गया था आपने कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्रिस्टलीकरण यानी कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है और ये डिफरेंट कैसे है वाष्पीकरण से। चलिए, crystallization is the process of forming solid crystal from a solution. It gives pure substances. अब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि किसी सॉल्यूशन से हमें क्रिस्टल मिलते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन से, किसी घोल से हमें ठोस क्रिस्टल मिलते हैं। और ये क्या है, ये एक कैसी प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा हमें शुद्ध पदार्थ मिलते हैं। जबकि वाष्पीकरण क्या है, यहाँ पर जल क्या होता है, गर्म होता है और जल क्या होता है, वाष्पित हो जाता है, लेकिन अशुद्धियां रह सकती हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीकरण है ये ज्यादा प्रभावी है और ज्यादा हमें यहाँ से शुद्धता ये ज्यादा हमें देती है। ठीक है, इवेपोरेशन के मुकाबले। क्लियर है इतना, क्रिस्टलीकरण और इवेपोरेशन में डिफरेंस? चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ विनेगर एंड बेकिंग सोडा विद एन एक्सपेरिमेंट। तो एक एक्सपेरिमेंट से हमें समझाना है विनेगर और बेकिंग सोडा के बीच की जो प्रक्रिया है। चलिए, तो कैसे आप समझेंगे? तो सबसे पहले विनेगर हमने लिया। अब हमें पता है जो विनेगर है इसमें होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। और जो बेकिंग सोडा है वो एक बेस होता है, यानी कि क्षार होता है, जिसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जब हम विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? तो बच्चों यहाँ पर एक गैस रिलीज होती है, ठीक है, जिसमें हमें बुलबुले देखने को मिलते हैं। तो बुलबुलों के साथ एक गैस रिलीज होती है। तो ये गैस कौन सी होती है? इस गैस को हम टेस्ट करते हैं बाद में, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? देखो, हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब में हमें डालना है बेकिंग सोडा, ठीक है, या सबसे पहले हमें डालना है विनेगर। विनेगर यानी कि सिरका हमें सबसे पहले डालना है, फिर उसमें डालना है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर हमें बुलबुले दिखेंगे, ठीक है। और वो बुलबुले किसके कारण बनते हैं? गैस के कारण बनते हैं। अब ये गैस कौन सी? ये गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन कैसे पता हमें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? हम क्या करते हैं, ये जो गैस है इसे लाइम वाटर से पास करवाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इस गैस को लाइम वाटर से पास करवाते हैं तो ये गैस क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, यानी कि दूधिया बना देती है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये गैस कौन सी है, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कैसे ये होता है? देख, हमने एक बीकर लिया, सॉरी एक टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब में हमने डाला सबसे पहले विनेगर, फिर डाला हमने इसमें बेकिंग सोडा, और इसको हमने कर लिया पूरा बंद, और यहाँ पर लगा दी एक ट्यूब। अब इस ट्यूब को कनेक्ट कर लिया हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब पर, ठीक है। इस ट्यूब को कनेक्ट कर लिया हमने एक दूसरी टेस्ट ट्यूब पर, और इस टेस्ट ट्यूब पर था लाइम वाटर, यानी कि चूने का पानी, ठीक है, लाइम वाटर। अब क्या हुआ, अब ये जो विनेगर और बेकिंग सोडा था, अब यहाँ से बने बच्चों कुछ बबल्स। क्या बने? कुछ ग्रीन कलर के बबल्स बने। ग्रीन नहीं, ग्रीन हमने यहाँ पे बनाया है, लेकिन यहाँ पर बनते हैं बबल्स। अब ये बबल्स, ये जो गैस है, ये पास होती है इस ट्यूब के द्वारा। अब ये जा रही है इसमें, जिसमें है लाइम वाटर, और ये लाइम वाटर को कैसा बना देगी? ये लाइम वाटर को टर्न कर देगी मिल्की। मिल्की यानी कि दूधिया, ठीक है। जैसे ही लाइम वाटर क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, हमें पता चल जाता है ये जो गैस है ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हो गया हमारा CO2। क्लियर है इतना? समझ में आया कि विनेगर क्या है, बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है लाइम वाटर में, हमने इसको क्या कराया, लाइम वाटर से पास करवाया। इस वजह से हमें पता चला कि यहाँ पर ये जो गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए, तो लिखा हुआ भी सेम है। जब सिरका यानी कि एसिटिक एसिड को बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट से मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो एक टेस्ट ट्यूब में सिरका लें, फिर उसमें बेकिंग सोडा डालें, गैस के कारण बुलबुले बनते हैं। तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा एक बीकर, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें डाला अपना कंपोनेंट ए जो कि विनेगर है, और बी जो कि बेकिंग सोडा है, ठीक है। विनेगर यानी कि एसिड है, और बी यानी कि बेकिंग सोडा जो कि एक बेस है। तो आपको क्या दिखेगा? बुलबुलों के साथ इससे गैस निकल रही है, ठीक। फिर जब आपने इस गैस को पास करवाया लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर को इसने क्या बना दिया? मिल्की बना दिया, और एक कंपाउंड भी यहाँ पर फॉर्म किया, ठीक है, जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ पर लाइम वाटर कैसा हो गया? दूधिया हो गया, जिससे हमें कंफर्म हो गया कि ये जो गैस है, जो गैस बनी है, ये कौन सी है? ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ अ चेंज इन टेम्परेचर कैन इंडिकेट अ केमिकल चेंज। कैसे तापमान में परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन को दर्शा सकता है। तो कैसे दर्शा सकता है, देखो बच्चों, इन मेनी केमिकल चेंजेस हीट इज ईदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज। बहुत सारे ऐसे रासायनिक परिवर्तन हैं जिसमें ऊष्मा या तो अवशोषित होती है या तो उत्सर्जित होती है, यानी कि या तो एब्जॉर्ब होती है या तो रिलीज होती है। जैसे कि जब क्विक लाइम को पानी में डाला जाता है तो कंटेनर जो है वो गर्म हो जाता है, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है और हीट रिलीज हुई है। ठीक है, यानी कि जब हम क्विक लाइम को, जो हमारा क्विक लाइम है, बुझा चुना है, जो उसको पानी में मिलाया जाता है, तो जिस बर्तन में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं वो बर्तन कैसे होने लगता है, गर्म होने लगता है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर है जो ऊष्मा है वो उत्पन्न हो रही है। तो इसीलिए हम टेम्परेचर में चेंज को दिखा सकते हैं एक रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, हम बता सकते हैं कि कैसा परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन आपको करने के लिए आपको सिंपल केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में पता होना चाहिए, है ना, कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। ये जो परिवर्तन है, दोनों रासायनिक और भौतिक, दोनों में क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या मेन एग्जांपल्स हैं, ये आपको अगर पता है तो कोई भी क्वेश्चन आता है आप रिलेट करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे केमिकल चेंज की एक प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर क्या होता है, या तो ऊष्मा ऊर्जा या तो अवशेषित होगी या तो उत्सर्जित होगी, यानी कि हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज यहाँ पर होती है। ठीक है, हो सकता है ना हो किसी रिएक्शन में, है ना, लेकिन आमतौर पर सामान्यतः अगर आप देखोगे तो एब्जॉर्ब या रिलीज होती है हीट यहाँ पर। ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज में नहीं होता, ये सिर्फ केमिकल चेंज में होता है। तो अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ कैंडल बर्न, इज इट अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज, एक्सप्लेन। तो चलिए, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो ये क्या एक भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, आपको क्या लगता है। चलिए, तो जब कैंडल जल रही है, अगर कोई भी कैंडल हम यहाँ पर जलाते हैं, चलिए मान लेते हैं ये कैंडल हमारे पास है, अब ये कैंडल जल रही है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्यों है, देखो हम तो कह रहे हैं कि ये जो वैक्स है ये पिघल रहा है सिर्फ, तो ये तो वापस से भी जुड़ जाए, वापस से आ जाएगा ना, ये खत्म थोड़ी ना हो रहा है ना, तो ये भौतिक परिवर्तन भी तो हुआ। तो चलिए वही हमें यहाँ पर समझना है। चलिए, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्यों है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, जिसको हम जलवाष्प कहते हैं, वो बनते हैं। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं, कैंडल को जलाते हैं, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनते हैं। इसीलिए जलने के साथ साथ क्या बना रहा है, CO2 एंड वाटर वेपर। इस वजह से ये एक केमिकल चेंज है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जब ये जो वैक्स है, अगर हम इस वैक्स की बात करें तो ये तो सिर्फ क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, यानी कि पिघल रहा है, सिर्फ पिघल रहा है, यानी कि अवस्था में चेंज कर रहा है। फिर वापस से हम जब इसको क्या कर सकते हैं, वापस से ये अपने पहले वाली कंडीशन में भी आ सकता है। ठीक है, तो हम इसके शेप भी चेंज हो रहा है ना, जब ये पिघल रहा है। ठीक, तो इसका मतलब है ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। तो दोनों परिवर्तन यहाँ पर एक साथ काम कर रहे हैं, भौतिक भी और रासायनिक भी। रासायनिक कैसे, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बन रहे हैं। भौतिक कैसे, जब ये सिर्फ मेल्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए, क्लियर है इतना, तो ये नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
Why is burning of magnesium ribbon a chemical change? Describe the observation. जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो ये एक केमिकल चेंज क्यों है? तो देखो केमिकल चेंज कौन से चेंज होते हैं? जहां पर कोई नया पदार्थ बनता है। तो देखो जब मैग्नीशियम रिबन जलता है, ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक नया पदार्थ है। तो ऑब्वियसली जब ये एक नया पदार्थ है तो ये क्या बनाएगा? तो क्या कहेंगे हम इसे? केमिकल चेंज ही तो कहेंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो राख बनती है राख, है ना। कैसे जलता था मैग्नीशियम रिबन? जैसे हमने कैंडल, ठीक है, कैंडल है या कोई भी बर्नर है, कुछ भी है, कैंडल है। अब यहाँ पर है हमारा मैग्नीशियम रिबन। तो जब ये जल रहा है तो जलने के बाद क्या बन रही है? इससे बन रही है राख। मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो राख बनती है, और ये राख, इसको क्या कहेंगे हम? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि सफेद राख जिसे हम कहते हैं। नया पदार्थ बन रहा है, इसीलिए क्या है? ये केमिकल चेंज। अगर नया पदार्थ ना बनता होता तो ये एक फिजिकल चेंज हो सकता था, है ना, या अगर ये चेंज रिवर्सिबल होता। लेकिन बच्चों ये रिवर्सिबल भी नहीं है। ठीक है, वापस हम इस राख से जो है मैग्नीशियम रिबन नहीं बना सकते। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अच्छा, आगे की प्रोसेस की अगर हम बात करें, इस राख को बच्चों अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि अगेन एक नया पदार्थ है। ठीक है, एक अलग पदार्थ, नया पदार्थ है। तो ये वाला चेंज भी क्या है? एक केमिकल चेंज है। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का ये होता है। ठीक है, चलिए अब इतना आप नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों आज हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस किए, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी साथ साथ में डिस्कस किए। जैसे मैग्नीशियम रिबन वाला टॉपिक है, उसको हमने डिस्कस किया कि क्या प्रोसेस होती है। आगे अगर हम इसे फॉरवर्ड करते हैं रिएक्शन को, यानी कि वाटर के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैसे नेचर का जो हमारा सब्सटेंस है वो बनता है, किस प्रकार का ये चेंज है, इसके बारे में हमने बात की। और जो हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट है, इनमें जब इंटर कन्वर्जन किया जाता है तो इन स्टेट के नाम क्या है? जैसे कि हमने देखा कि सॉलिड से अगर सीधा गैसेस में कन्वर्ट होता है तो उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। ऐसे ही हमने अलग अलग स्टेट्स के बारे में पढ़ा, और कुछ और क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।